नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे स्टूडियो पे। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अमरप्रीत कौर। और आज जो हमारे स्टूडियो में शख्सियत आए हैं वो हैं मिस्टर राजेंद्र मनहास, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्बन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। सबसे पहले हम जो एक लहर चल रही है इलेक्शन की, डीडीसी, उसके बारे में बात करेंगे कि डीडीसी चुनावों में कोई रैली नहीं है, कोई कैंपेन नहीं है पीडीपी का, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा नहीं है, श्रीनगर और जम्मू में हालात डिफरेंट हैं। जी श्रीनगर में हर जगह जो हमारे कैंडिडेट हैं जी वो डट के वहाँ मुकाबला कर रहे हैं जी और रैलियाँ भी हैं और अंडरग्राउंड कैंपेन भी चल रही है और हमारे बड़े लीडर वहाँ पर कैंपेन भी कर रहे हैं। जी वैसे ही जम्मू में हमारे यहाँ पर कुछ सीटों के ऊपर बाकी अलायंस के साथ हमारा समझौता है और जम्मू से बाहर जितने भी रजौरी है, पुंछ है, हमारे कैंडिडेट डट के वहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं। और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी रैलियाँ भी हो रही हैं जी और कुछ सीटें हमने कुछ अपने साथियों के लिए छोड़ी हैं। और जम्मू शहर के इर्द गिर्द जो इलाका है जी तो वहाँ पर हमने जितने भी हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं अलायंस के तो वो उतारे हुए हैं। जी तो ऐसे ही चल रहा है इसके बाद। जी। तो बात करते हैं जो देश भर में लहर चल रही है एक किसान प्रोटेस्ट की, उस पे पीडीपी का क्या कहना है? देखिए पीडीपी किसानों के साथ है जी और उनके हर दर्द में, दुख दर्द में उनके साथ शामिल है। और पार्टी महबूबा जी का भी यही कहना है कि किसान को अगर जब तक जो उनकी डिमांडें हैं, जी जिनको हम देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जी तो अगर रीढ़ की हड्डी ही तोड़ देंगे, जी अगर उनको सुनेंगे ही जी। नहीं या उनकी आवाज़ को दबा देंगे तो ये देश कैसे चलेगा। जी तो पार्टी का और लोगों का जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो लहर है जी जो किसानों के फेवर में है जी और हर पार्टी उसका समर्थन करती है सिवाय बीजेपी को छोड़ के। जी अब ये बीजेपी को सोच देखना है जी कि देश भर में किसान विरोधी उनकी गिनती आ रही है। उनको सोचना है कि उनकी डिमांडें माननी है नहीं माननी, उनकी कौन सी डिमांड जो आप दो सोचते हैं कि वो नाजायज डिमांड कर रहे हैं। जी अगर वो अपना हक मांग रहे हैं, जी अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं, तो मोदी साहब क्या क्या पूंजीपतियों को ही खाली ताकत देना चाहते हैं। जी उनका किसानों का सस्ते में खरीद कर धान, तो व्यापारी लोग हैं जो उसको बंद करके फिर महंगे रेट पे भेजें, जी जैसा तो होने वाला नहीं है। जी और देश में क्या भुखमरी की कगार पे लेके जाएंगे? जी अगर बड़े बड़े पूंजीपति उसको डंप कर लेंगे तो आम आदमी को का राशन कहाँ मिलेगा? जी जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होने वाला। ये एमआरपी जो रेट पे है जो देख रहे हैं और बाकी जो उनकी डिमांड्स हैं उनके ऊपर तो विचार करने की ज़रूरत है। आज तो देश भर में मोदी विचार जो है वो आपके सामने है। अगर मोदी साहब ही किसानों के खिलाफ हो गए जी तो उसमें पीछे क्या रह गया? जी जी वो बार बार सुनते हैं मगर वो कहते हैं मैंने जो फार्मूला दिया वो सही है, तो फिर जो किसान कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आप उनकी सुने तो सही वो क्या कह रहे हैं। इनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री आ गए, बाकी लोग भी विचार विमर्श कर रहे हैं। आज भी उनकी दिन भर बहस रही है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो हमारा जो पार्टी का स्टैंड है वो साफ है कि जब तक किसान की बात नहीं सुनी जाएगी तो उनको इंसाफ कहाँ से मिलेगा। ये ऐसा ना हो कि ये जो लहर है देश भर में फैल जाए। अभी दिल्ली ही परेशान हुआ है। ये ना हो कि हर जगह डिमांड हो जाए और हम उनके साथ हैं। आने वाले दिनों में देख लेंगे डीडीसी इलेक्शन के बीच में अगर ये हल होता है पीडीपी भी सड़कों पे उतरेगी किसानों के हक में। जी। तो बात करते हैं कि जो एक टाइम बीत चुका है, एक समय बीत चुका है, 370 लागू हुए, तो उससे क्या डेवलपमेंट आपको देखने को मिली या क्या डेवलप हुआ हमारे यूटी में, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए 370 जब से टूटी है, जी यूटी बनी है, जी बड़े ख्वाब दिखाए थे हमारे जम्मू के लोगों को, श्रीनगर के लोगों को और लद्दाख के लोगों को। सबसे पहले डेवलपमेंट इन्होंने जो की, एक स्टेट के दो टुकड़े कर दिए, जी उनको स्टेट से यूटी पे ला दिया, ए से डी ग्रेड पे ला दिया। जी आज जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जी जो अपने आप को मालिक समझते थे आज वो किराएदार की हैसियत में महसूस जी करते हैं। लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को ये तरक्की के वादे दिखा रहे थे, हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ जाएगा, डेवलपमेंट होगी। मैं आप ही से पूछता हूँ पिछले 14 महीनों में कौन सी डेवलपमेंट हुई है? जी ये तभी जो एक प्रोजेक्ट था हमारा, जी महबूबा मुफ्ती जी ने यहाँ पर गुजरात के पैटर्न पे इसको कोशिश की थी बनाने की। जी। बीजेपी हमारे साथ थी, इनके जितने भी एमएलए थे उन्होंने भी भागा। मुझे बताइए आज तक वो प्रोजेक्ट, आज भी बीजेपी की सरकार है, गवर्नर साहब उन्हीं के हैं, जैसे वो कहेंगे। मुझे बताइए 14 महीने में उसका क्या हुआ आपके सामने है। जी
मुबारक मंडी का हाल देख लीजिए, हम्म और जितने भी प्रोजेक्ट हैं हर तरीके का इन्होंने डिलेइंग किया है, और जमीन पे लोगों का कोई काम नहीं हो रहा। जी अफसरशाही इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि सुनने को किसी की बात को तैयार नहीं है, जी चाहे वो कोर्ट के मसले हो चाहे बाहर के हो, वो नीचे नीचे तक उनका सिस्टम ही नहीं पहुंचता, जी और कोई मनमानी चल रही है। तो हम लोग अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस करते हैं। जैसे पिछले दिनों ने कहा कि आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं, आप आइए और यहाँ पर जहाँ मर्जी ज़मीन ले लीजिए। जी आपने सुना होगा जी ऐसे जी काले कानून जब आएंगे, यहाँ पर की जो संस्कृति है, जो एक लोगों का सिस्टम है, अपना एक भाईचारा है, जी उसको सीधे से चैलेंज करने की जी इन्होंने डाल दिया इसके ऊपर, और लोगों को सोचने पे मजबूर कल कर दिया है कि कल से बाहर से कुछ ऐसे लोग आएंगे, हमारी बहू बहनें जो बेटियां हैं जो खुले में रात को 12-1 बजे तक जा सकती हैं, बाहर से हर आदमी का जो सिस्टम है वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। हम्म आप बताएं ना, ये जो हमारी स्टेट है एक शांति प्रिय स्टेट है। बिल्कुल जम्मू के खासकर लोग कहीं भी चले जाइए रात को 12-1 बजे खुद बताएंगे आपको इस जगह जाना है। जी तो जब बाहर के लोगों का तो आपको पता है क्या हो रहा है बाहर, हमारे बच्चों से लेकर बेटियों से लेकर बड़े लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सुरक्षा के केंद्र से हमारे लिए ठीक नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहते हैं डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है, आप आइए और ज़मीन ले लीजिए। तो ये हमारे लोग सीधे साधे हैं, कल कौड़ियों के दाम पे हमारे लोगों की ज़मीन खरीदी जाएगी जी और वहीं पर हमारे लोग नौकर रहेंगे। हम्म तो थोड़े देर के बाद यहाँ पर क्या एजिटेशन नहीं होगी और क्या होगा। तो ये सब गवर्नमेंट को देखना है और उनको उसी तरीके से चलाना पड़ेगा जैसे ये सिस्टम था। जी आज कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, कहते हैं 370 बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने कर दिया। तो उनके अपने यहाँ 371 चल रही है, उसको क्यों नहीं तोड़ते वो? जी जब वो तोड़े तो फिर बात करें ना। जी ये मैं परसों ही सुन रहा था इस बात को कि अनुराग ठाकुर जी बड़े धड़ाके से बोल रहे थे कि हमने ये कर दिया। मुझे बताइए 370 तोड़ने से फायदा क्या हुआ है? हमारी तो श्रीनगर की समस्या वहीं पड़ी है, जम्मू की डेवलपमेंट की तो वहीं पड़ी है, नौजवानों को तो कुछ मिला नहीं, हम तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी जी ये बात चल रही है। बातचीत के दौरान आपने अनुराग ठाकुर जी का नाम लिया, हमारे यूनियन मिनिस्टर। तो उन्होंने एक बयान दिया था कि जो पीडीपी की जो ऑफिस है वो सरकारी ज़मीन पे है। तो क्या हम ये मान लें कि पीडीपी भी लैंड स्कैम में है, या क्या कहेंगे इस पे? मैं आपको साफ ये कहता हूँ, वो बड़े कद के लीडर हैं, जी मगर जब भी कभी बोलते हैं तो उनको इतना ज़रूर पता होना चाहिए जी कि जो श्रीनगर चाहे जम्मू कहीं भी ऑफिस है, चाहे उनका बीजेपी का ऑफिस है, जी तो कहाँ पर बने हैं। हमारे पास तो हम कहते हैं कि सरकारी ज़मीनों को फ्लैट्स है जो गांधीनगर में है 2A, तो वहाँ पर हम अपना रेंट बराबर देते हैं। श्रीनगर में भी जो हमारी ऑफिस है उसका भी रेंट हम बराबर देते हैं, मगर कुछ पता नहीं ऐसे लोग कौन से हैं जो उनको गाइड करते हैं। और हमने पिछले दिनों इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा, जी जी वो पूरे बिल बाकायदा दिखाए हैं, और आज से नहीं पिछले 20-25 साल से वो हमारे रेंट पे ही चल रहे हैं। जी तो जब अनुराग ठाकुर जी ऐसी बात करेंगे तो ये महसूस होता है कि उनको पता नहीं पीछे कौन ऐसी बात करने वाला। तो मैं अनुराग ठाकुर जी से ये जरूर कहूँगा कि अपने सबसे पहले अपने बीजेपी का जो ऑफिस है त्रिकुटा नगर में, उसकी ज़मीन के कागजात निकलवा के देख लीजिए कि वो कहाँ पर बनी हुई है और कितनी ज़मीन सरकारी है। जी मैं ये ज़रूर आपके माध्यम से जो कहना चाहूँगा, और साथ ही ये ज़रूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के वादों पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। हकीकत उनको पूछ लीजिए ज़मीन के लोगों के अंदर जाके कि जो मौजूदा इस वक्त तो हालात है वो क्या है। नौजवान परेशान है, जी किसान परेशान है, जिन लोगों को इन्होंने नौकरी के वादे किए थे आज वो परेशान है। जी जी और कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग सड़कों पे मौजूद है। 65,000 नौजवान साथी जिनको उन्होंने हड़ाक बेस पे हमारे पिछले सिस्टम में लगाया, तो आज वो भूखमरी के कगार पे हैं। ना उनको रेगुलाइज करते हैं, ना उनके लिए कोई पॉलिसी है। तो बाकी इन्होंने किसी को क्या लगाना जो हमारे लिए डेवलपमेंट के वादे महसूस करते थे। आज तो पूछने वाला भी कोई नहीं उनको, बेचारे को 65,000 लोगों के पास जाने वाला भी कोई नहीं। रोज तीसरे दिन उन्होंने सड़कों पर धरने दिए होते हैं। तो पहले उनका कुछ कर लीजिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी 65,000 फैमिली है हमारी, सबसे पहले उनका कर लीजिए, उसके बाद बाकी पॉलिसीज का कर लीजिए। जी जी जैसे कि हम देख सकते हैं बीजेपी को लेके बहुत रोष है आप में। तो मुझे ये जानना है कि अगर बीजेपी और पीडीपी के विचारों में मतभेद है या आपस में विचार नहीं मिलते, तो पहले ये एक साथ क्यों आए थे? मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2014 में मुफ्ती साहब की रहनुमाई में ये सरकार बनी, जी जी उस वक़्त पीडीपी के पास 28 सीटें थी जी, इनके पास 25 थी, और ये लग रहा था कि शायद ही दोबारा इलेक्शन हो और लोगों के ऊपर फिर वो बोझ पड़ेगा इलेक्शन का।
जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग सहन नहीं करते, क्योंकि जितना पैसा है वो हमारे लोगों पे भी आ जाके टैक्स वगैरह सिस्टम वहीं से निकलता है, तो उसी से इलेक्शंस होती है। तो मुफ्ती साहब के विचार में था कि शायद श्रीनगर का मैंडेट जो है वो पीडीपी को मिला और जम्मू का मैंडेट बीजेपी को मिला। बीजेपी के साथियों ने विचार विमर्श करके के बाद मुफ्ती साहब ने भी, आपने सुना होगा जी कि उन्होंने कहा है साउथ और नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ और साउथ पोल की बात है, मगर फिर भी मिलने के चलना पड़ेगा। जी जी और उनकी बहा उस वक़्त जो दूरदृष्टि सोच के मुताबिक जम्मू कश्मीर को इस जो अनडेवलपमेंट सिस्टम है उससे बाहर लेके जाने का एक ही तरीका था कि डेवलपमेंट का दौर आएगा, मिल के चलेंगे तो एक जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी। और जो मिलिटेंसी का कुछ दौर था बीच में, तो उससे बाहर निकलेंगे, अपनी स्टेट को एक खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। वो 2-3 साल हमारा चला, बीच में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और मजबूरन महबूबा मुफ्ती जी को दोबारा सीएम बनना पड़ा। और उसके बाद महबूबा जी के बनने के बाद इन्होंने उस सरकार के अंदर रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। जी हमारी महबूबा जी का एक रोल है बड़ा अग्रेसिव, वो सामने से, मगर दिल के बहुत नरम है, जी साफ बात करते हैं। शायद वो साफ बातें इनको चुभ जाती थी और पीठ पीछे से ये आपने भी देखा होगा कई बार, ऐसा लगता था कि आज कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा। जब बात करते हैं महबूबा जी, वो साफ बात करते हैं, वो ये दबी कुचली बात नहीं करते। जी जी उनका एक साफ स्टैंड है, जो करेंगे साफ करने के, पर्दे के पीछे से कुछ नहीं करेंगे। और कुछ चीज़ें इनको अटखटपट, मतलब जम्मू वर्सेस श्रीनगर का कुछ ऐसा मसला बना तो उसके ऊपर, और वो चीफ मिनिस्टर बैठी हुई थी, उनको इन्होंने एक पीछे से, कहते हैं पीछे से कुर्सी खींच लेना, वैसा काम किया। जी जी आज जरूर है इस बात को है कि लोग भुगत रहे हैं उस चीज़ को, जी जी जम्मू कश्मीर के लोग उसको भुगत रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जो पॉलिसीज प्रोग्राम बीच में ही रह गए, आज लोग परेशान हैं। लोग सोचते हैं हमारे साथ इंसाफ होगा, जी इंसाफ देने वाला आज कोई नहीं। और गवर्नर साहब जरूर यहाँ बैठे हैं, मैं साफ कहना चाहूँ, वो अगर वो पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो पीछे से चलता है, उनका ताना बाना शायद नागपुर से भी चलता होगा, तो हम ये जरूर कहेंगे कि आने वाला वक्त है जो जी डीडीसी इलेक्शन के बाद आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि बीजेपी वर्सेस जो हमारी पीडीपी की बात चल रही है, जी जी वो आपको दिख जाएगा कि हम कहाँ पर स्टैंड। जी हम लोगों को उन्होंने पहले भी 2 बार हमने डीडीसी इलेक्शन से बीबीसी इलेक्शन हुई, जो म्यूनसिपैलिटी की और पंचायत की इलेक्शन थी, हमने उसको बाइकाट किया था। इनको इस बार भी लगता था कि हम इस बार भी ये इलेक्शन बाइकाट कर जाए और दूर से ये मलाई छीन के ले जाएंगे। जी जी इस बार मैदान में पता लगेगा कि हम लोग कहाँ हैं और बीजेपी कहाँ है, जी ये आपको सामने लगेगा। और जो आपने बात कही कि हम अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस करते हैं कि बीजेपी ने हमें ठगा है और लोगों के साथ धोखा किया है। जी जी बीजेपी की ही बात करें तो गुपकार अलायंस पे इन्होंने कहा था कि ये गुपकार अलायंस नहीं है, ये गुपकार गैंग है जिनका सीधा पाकिस्तान समर्थन करता है और ये देशद्रोही हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? महबूबा जी की बात करें अगर, जी तो उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। जी उनको बार बार ऐसे इंटरव्यूज़ में तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है कि मैडम जी दिल्ली की बात नहीं करती हैं, पाकिस्तान की बात करती हैं, जी जी उनका समर्थन करती हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं जम्मू से हूँ, ये ज़रूर कहूँगा कि वो डोगरों की बात भी करती हैं। डंके की चोट पे कहूँगा, पिछले दिनों वो जम्मू आई थी, उन्होंने जम्मू के लोगों से मिली, उनका दर्द पूछा। और जो गुपकार गैंग की ये बात करती हैं, वो गुपकार गैंग नहीं है, जी वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। जी जम्मू कश्मीर को मजबूरन सब पार्टियों के एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। जो हमारा भाईचारा था वो उसको बिल्कुल तोड़ने के कगार पे खड़े हो गए थे जी कि बीजेपी की तो बिल्कुल एक सीधी सादी पॉलिसी है, हिंदू हिंदू हिंदू। क्या हम हिंदू नहीं है? जी जी जम्मू में जो लोग रहते हैं बाकी पार्टियों को, वो हिंदू नहीं है। जी और जम्मू कश्मीर पे खाली हिंदू ही रहता है, मुसलमान नहीं है, सरदार नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। ये जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता है, इसको बचा के रखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान का ताज है, इसको आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने देखा होगा कई बार ऐसी बातें आती हैं जो टकराव की बात करते हैं, हम उनको नहीं मानते। जी हम ये जरूर कहेंगे कि मुफ्ती साहब की एक सोच थी, इस स्टेट को मिलजुल के हम एक तरक्की की राह पे ले जाएं, जी इसको हिंदुस्तान का मुकुट बनाया जाए सोने का। जी मगर आज आप देख लीजिए,
जो ये तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, इस तरीके से ये स्टेट फटी फूलने वाली नहीं है। इस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकती। जी जब दोनों तबकों को बराबर लेके चलेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कोई बाकी पार्टी हो, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बराबर का यहाँ आदर मान नहीं होगा, ये स्टेट कभी भी फल फूल नहीं सकती। जी तो ये साफ कहना चाहता हूँ, जो गुपकार गैंग की बात करते हैं, गैंग किसको कहा जाता है? जी ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कई डिबेट्स देखी हैं, बड़े बड़े लीडरों की देखी हैं। गैंग किसको कहा जाता है? वो कोई एंटी लोग हैं। वो हिंदुस्तान के अंदर आए, हिंदुस्तान के आइन की शपथ लेते हैं, तो किसको आप गैंग कहते हो? यहाँ को गुंडागर्दी है। उनको क्यों लगा कि ये गैंग है? देखिए, जब भी कोई लीडर बोलता है, जी। सबसे पहले उसको समझ होनी चाहिए मैं शब्द कौन से यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। महबूबा जी कोई छोटे कद की लीडर नहीं है, फारूक साहब कोई छोटे कद के लीडर नहीं है। जी आज अगर कहें आजाद साहब तो कोई छोटे कद के लीडर नहीं है। जी। यहाँ भीम सिंह जी हैं, वो कोई छोटे कद के लीडर नहीं है। बाकी लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, वो कोई छोटे कद के लीडर नहीं है। पूरी जिंदगी उन्होंने दे दी सियासत में। बिल्कुल। आज उन लोगों को सोच के समझ के, मेरे जैसे नौजवान हो चाहे मेरे से थोड़े बड़े हो, तो सोच समझ के बात करनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। जी जी ये जम्मू कश्मीर की वक्त की डिमांड थी, जो एक ये अलायंस हुआ, जी ये जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हुआ है। ये जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए नहीं हुआ। जी। मगर कुछ लोग जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की भाषा बोलते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसा शब्दों का प्रयोग ना करें, अपना भाईचारा बना के रखें और अपने जम्मू कश्मीर के टोपोग्राफी को देखें कि हम किस गुलदस्ते में बैठे हैं जी, और जी। कौन सी भाषा की इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा। जी। बात की आपने भाषा की जी। कि उनको अपना नियंत्रण रखना चाहिए भाषा पे, जी, जी। लेकिन उनके विचारों पे आप नियंत्रण नहीं रख सकते। मेरा यही सवाल है कि उन्होंने गैंग क्यों बोला, किस वजह से बोला? क्या उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ आई कि वो गैंग से आपको उन्होंने? देखिए मैम, बीजेपी ने हिंदुस्तान के हर जी जगह अलायंस किया है। जी जी पीडीपी ने कभी बोला है कि इन्होंने गैंग बनाए हैं? जी जी किसी भी लीडर का आप बयान ले लीजिए, महबूबा मुफ्ती जी से लेकर वीर साहब हैं, मदनी साहब हैं, और हमारे कितने ही लीडर हैं, कभी किसी ने लिया? जी जम्मू में भी हमारे लीडर हैं, कभी भी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि किसी भी पार्टी को गैंग की शपथ दे दी जाए, देश विरोधी की बात की जाए। जी तो बीजेपी को तो आजकल एजेंडा ये हो गया, जो बीजेपी के साथ चलेगा वो बीजेपी का साथी, और जो बीजेपी के साथ नहीं चलेगा वो गैंग बन गए। जी कभी ये कोई किसी को गैंग बनाते हैं, कभी किसी को बनाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि भाईचारा रखें, विरोधी भाषा ना बोलें, हिंदू मुस्लिम को अपने आप से अलग मत कीजिए। जी। इस जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को देखिए, फिर बात कीजिए कि हमने कौन सी भाषा करनी है। आज गुलाम नबी वहां पर, नकवी जी नहीं आए वहां पर श्रीनगर के अंदर, वो लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहें कि वो उन्होंने कोई नया गैंग शुरू कर दिया है। यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी आए हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि इनकी भाषा यहाँ अलग चल रही है और श्रीनगर में अलग चल रही है, ये कोई नया गैंग चलाने शुरू हो गए। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और बीजेपी को तो आदत ही हो गई है, रोज कभी दिल्ली में किसी को गैंग की भाषा बोलेंगे, कभी यूपी में किसी को भाषा बोलेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो तो सबको गैंग ही बनाते हैं। जी मगर पीडीपी ने कभी भी किसी को इस तरीके से गैंग करके कभी वर्ड यूज नहीं किए कि हम किसी के दिल को हर्ट करें, किसी भी पार्टी को हर्ट करें। जी जी। अभी राजेंद्र जी, अभी बातचीत के दौरान आपने जो आपकी पार्टी प्रेसिडेंट है महबूबा जी का नाम लिया, तो उन्हीं से रिलेटेड एक सवाल है कि उन्होंने तिरंगा के बारे में क्या बोला था और क्यों बोला था? देखिए, तिरंगे के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर बड़ा उबाल उठाया इन्होंने। जी जी और मैडम महबूबा जी जो हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, बड़ी जिम्मेदार हैं, और जब भी कोई वो बात करती हैं बड़ी जिम्मेदारी से करती हैं। और दिल्ली में कुछ हमारे बड़े बड़े चैनल्स हैं जी जो उनकी बात को काट छांट के, और पता नहीं किसके इशारे पे वो ऐसे करते हैं जी, कि जी। उनको देश विरोधी बताने के लिए वो 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं कि कुछ ऐसा मसाला मिल जाए तो हम उसको टीवी, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे चलाएं और वाहवाही लूटें। जी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन बड़ी बड़ी टफ तरीके से चल रही है। जी जी यहाँ पर डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं। आज महबूबा जी को कई जगहों पे कैंपेन करने के लिए रोक दिया जाता है। जी तो मुझे ये बताइए, कहाँ है हमारी डेमोक्रेसी? जी जी 14 महीने उनको बगैर किसी
क्वेश्चन के मार्क के अंदर उन्होंने 14 महीने अंदर रखा। मुझे बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? जी जी वो भी एक हिंदुस्तान की होम मिनिस्टर की बेटी थी, जी जी सीएम की, जम्मू कश्मीर के सीएम की बेटी थी, और खुद भी सीएम थी। जी एक्स सीएम बनाने के बावजूद उनको ऐसा सहना पड़ा, और उसके बाद उनके लिए खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये हिंदुस्तान की बात ऐसी करती है। जब भी वो कोई बात करती हैं तो हिंदुस्तान के हक में बात करती हैं। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर वो जब भी कोई बात करती हैं तब बात करती हैं। जम्मू कश्मीर के हालात आपको पता है, जी वहाँ के जो नौजवान, कुछ लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जी कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली हमें खाली यूज़ करता है और छोड़ देता है। जी जी उनके माइंड में ऐसा सेटअप बैठ गया है जी कि हमें हमेशा भी जब भी लूटा तो दिल्ली वालों ने लूटा, दिल्ली वालों ने लूटा। और हमें कहते कुछ है देते कुछ है। जी तो ऐसी बात है। उनकी बात जब महबूबा जी रखते हैं तो दिल्ली वालों को ये लगता है कि ये देश विरोधी बात करते हैं, जी जबकि वो असलियत जो जमीन की ग्राउंड की असलियत है वो टेबल के ऊपर रखते हैं, और वो बात करते हैं कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हालात ऐसे हो जाएंगे। जी जी तो उसको अगर ये महसूस करते हैं कि महबूबा जी गलत बोलती हैं तो फिर वो इनकी सोच होगी। जी मगर जम्मू कश्मीर की महबूबा जी सोचती हैं कि इस स्टेट को खुशहाल कैसे बनाया जाए, इस स्टेट को डेवलपमेंट की तरफ कैसे लिया जाए, और उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वो तत्पर रहती हैं। जी जी मगर उनको जब ये कोई कहे कि वो देश विरोधी हैं तो ये ऐसी नहीं है, जी क्योंकि वो एक हिंदुस्तान की होम मिनिस्टर की बेटी रही हैं और इसी आइन की उन्होंने हिंदुस्तान की शपथ ली हुई है। तो ऐसा कतई नहीं कर सकती। वो जैसे ही अगर अपने कुरान को मांगती हैं वैसे ही वैष्णो देवी को मानती हैं। जी जी वहाँ वो 1000 बार आ चुकी हैं, और हाँ, जम्मू कश्मीर के लोगों से वो बहुत प्यार करते जी हैं। और उनके पिताजी को आरासपुरा से इलेक्शन जीता था, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आरासपुरा से इलेक्शन जीता था। जम्मू के डोगरों के लिए उनके दिल में आज भी उतना ही प्यार है जितना कश्मीरियों के लिए। तो उनको जो कुछ गलत बताने की कोशिश करते हैं उससे हम लोग सहमत नहीं हैं। जी। तो ये डीडीसी जो थर्ड फेज चल रहा है चुनाव का, तो उसमें क्या अपील करेंगे पीडीपी हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, जी मैं आपके चैनल के माध्यम से जी जरूर कहूँगा जी कि पीडीपी के जितने भी कैंडिडेट्स हमारे खड़े हैं, आपकी लोगों की नज़र में अगर वो खरे उतरते हैं तो आप उनको वोट दीजिए। मगर जो लोग हमें बांटने की बात करते हैं, जो लोग हमें जम्मू कश्मीर को बांटने की बात करते हैं, उनकी तरफ खास कर ध्यान दे दीजिए कि ये लोग हमें किस तरफ ले जाएंगे। जी आज हमारा जम्मू कश्मीर उस कगार पे आके खड़ा हो गया है। ऐसी नौबत आ गई है कि हमें बीजेपी वर्सेस सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है। जी तो लोग तो समझदार हैं जी जी कि बीजेपी ने हमें इन दो महीने में 2 साल में क्या दिया। जी जी तो ये सोचने की बात है। इसके साथ ही मैं आप सबका यहाँ बहुत शुक्रिया करता हूँ जी। कि आपने हमें बुलाया। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्बन मिस्टर राजेंद्र मनहास जी, जिन्होंने माना है कि जो बीजेपी है वो अपने वादों पे पूरा खरा नहीं उतरी है। अगर यूटी की बात करें तो वो एकदम खरा नहीं उतरी हैं, और उन्होंने पीडीपी पे लगे हुए अपने आरोपों को साफ करते हुए ये बताया कि जो इनकी पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो ना कि देश विरोधी हैं, बल्कि वो देश के बारे में सोचते हुए अपने यूटी के बारे में जब भी कुछ बात कहती हैं तो बीजेपी वाले हमेशा उनको देश विरोधी बता देते हैं। उन्होंने कई मुद्दों पे बात की, और डीडीसी इलेक्शन पे पीडीपी क्यों नहीं अपना कैंपेन चला रही, वो भी बातों को उन्होंने हमारे सामने रखा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।